आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं मानक गुप्ता और मेरे साथ आप इस समय अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं रंजीत रंजन को। कांग्रेस की पूर्व सांसद हैं और हाल ही में काफी नाराज हैं नीतीश सरकार से, क्योंकि नीतीश सरकार ने कोरोना काल में लोगों की मदद करने के लिए पप्पू यादव की गिरफ्तारी करवा दी, ऐसा इनका आरोप है। बहुत स्वागत है। कैसी हैं रंजीत जी आप? बहुत अच्छे मानक जी। भी सेफ। अच्छा लग रहा है कि आप भी सुरक्षित हैं। बस घर पे ही हैं, घर पे रहना है तभी सुरक्षित रह पाएंगे। लेकिन आप बिल्कुल। नाराज हैं। आप कह रही हैं कि आपके पति पप्पू यादव की जान खतरे में डाल रही है नीतीश सरकार, कैसे? देखिए, आप बोले आप घर पर है इसलिए सुरक्षित है, और पप्पू जी सड़कों पे है, हॉस्पिटल में है। जितने सरकारी अस्पताल है लगातार जा रहे हैं। शमशान घाट जा रहे थे, लगातार लोगों को ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कर रहे थे, दवाइयां पहुंचाने का काम कर रहे थे। जहां कालाबाजारी हो रही थी उनसे उनको छुटकारा दिला रहे थे। कोशिश कर रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा उनको सुविधाएं मिल पाए। हम लोग उनसे नाराज थे। मैं नीतीश जी से नाराज नहीं थी एक्चुअली। मैं अपने पति से नाराज थी, पप्पू जी से नाराज थी। मेरे भी 2 बच्चे हैं, और जिस तरह से वो लोगों के बीच जा रहे थे तो हमें आपको सबको डर लगता है। मैं सिहर रही थी, मैं 20 दिन से देख नहीं रही थी। मेरा बेटा अपने फादर को फॉलो कर रहा था और बार बार कह रहा था कि पापा बी केयरफुल बी केयरफुल। लेकिन इनका नेचर है, आपने भी शुरू से देखा है। लेकिन देखिए जो हुआ, एक व्यक्ति अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की मदद के लिए आगे आ रहा है, और आप उसको 32 साल पुराने केस में जो फेक है, पूरा चैनल न्यूज चैनल चला रहा है। उसकी शादी में 1.5 महीने पहले पप्पू जी होकर आए हैं, जो सूचक है, जिसका किडनैप हुआ, वो कह रहा है मेरा किडनैप ही नहीं हुआ था। तो आपने किस लिए जेल में डाला है? ये तो आप एम्बुलेंस वालों से हम पूछेंगे ना। तो आपको लगता है कि जैसा पप्पू कह रहे हैं, उन्होंने खुद कहा जब उनको जेल भेजा जा रहा था गिरफ्तारी के समय कि बीजेपी के इशारे पर नीतीश सरकार ने ये गिरफ्तारी करवाई है, आप भी यही कहती हैं क्या? देखिए, चोर चोर मुसर्रे भाई, अभी आप दोनों गवर्नमेंट में है, और आपका हेल्थ सेक्टर 100 नहीं 150% यहाँ पर फेलियर है। हालात अगर आप यहाँ देख लेंगे तो आप सिहर जाएंगे। आप मरते दम तक आप कहेंगे कि मुझे बिहार के अस्पताल में नहीं जाना है। और उस बीच जब व्यक्ति को एम्बुलेंस नहीं मिल रही है, उसमें लोग जो इक्का दुक्का एम्बुलेंस मिल रही है पर किलोमीटर 12,000 रुपए मांग रहे हैं, उसमें आपके पूर्व मंत्री अपने घर में 60-60 एम्बुलेंस को रखे हुए हैं। क्यों? कि ड्राइवर नहीं है। मतलब शर्म नहीं आ रही ये कहने पे भी कि मेरे पास ड्राइवर नहीं है? अरे आप स्किल मिनिस्टर थे ना, और आपको ही स्किल मिनिस्ट्री में ड्राइवर्स को भी स्किल की ट्रेनिंग देनी थी। आप कह रहे ड्राइवर नहीं है? आप ही बताइए मानक जी, ये टाइम पॉलिटिक्स करने का नहीं है। मतलब थोड़ा सा तो भी कॉमन सेंस या लोगों के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं। आप दिल्ली में बैठे हैं, सेफ बैठे हैं, लेकिन भैया जो एम्बुलेंस आपके पास थी, आप क्या देते भाई? गलती हो गई होगी, मुझे नहीं मालूम। एटलीस्ट आपको भी हेल्प करने के लिए उन एम्बुलेंस को निकालना था ना। इन्हें तो पता भी नहीं था। किसी ने फोन किया, ये रास्ते में जा रहे थे, कि भाई साहब यहाँ पे 32 एम्बुलेंस पड़ी हुई है और यहाँ पे लोग त्राहिमाम है। तो ये इनको तो वैसे पता ही नहीं था कि ये घर किसका है। वो रूडी साहब की मदर का घर है। ये तो पुरानी आभा कुमारी जो शायद जयप्रकाश नारायण कि कौन पॉलिटिशियन है, उनकी मदर के नाम ये सोच के गए कि शायद उनकी आंख कोई किसी ने किसी सरकारी ने रखी होगी। ये तो आए बगाए रूडी साहब का पोल खुल गया। और आपको इतना ईगो पे क्रश कर गया कि आपने उसको सत्ता के जुनून में, सत्ता के अहंकार में, मतलब आप सोच रहे हैं कि आपको बीमारी नहीं हो सकती, आपकी ये कंडीशन नहीं आ सकती कि आपको भी अस्पताल पहुंचाने के लिए कुछ ना मिले, क्योंकि कोरोना पैसा नहीं देख रहा है। ये हम सबको समझना चाहिए। अच्छा, पहले जो पुलिस कह रही है उस पर आ रहा हूं मैं। पुलिस कह रही है कि लॉकडाउन तोड़ने के आरोप में उनको गिरफ्तार किया गया है, लॉकडाउन में निकलना अलाउड नहीं है, और जो हॉस्पिटल है कोविड वार्ड में जाना भी अलाउड नहीं है। अगर सरकारी काम में बाधा पहुंचाएंगे और ऐसे कानून तोड़ेंगे तो उस पर एफआईआर होगी, गिरफ्तारी होगी। हालांकि गिरफ्तारी उसमें नहीं हुई है, लेकिन एफआईआर तो होगी, कार्रवाई तो होगी।
आप पहले ये बताइए, पूरे देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में महामारी से लड़ने के लिए, जो काम करने के लिए, जो हेल्प करने के लिए आगे आ रहे हैं, लोग उनको अवॉर्ड कर रहे हैं, लोग उनके लिए सैल्यूट कर रहे हैं। मानक जी आप ये बताइए, आप में और हम में हिम्मत है कि हम अपनी जान की बाजी लगाएं? क्या 1 महीने में चुनाव है क्या? हमें हिम्मत है कि हम किसी की हेल्प कर पाए? हम लोगों ने भी ग्रुप बनाए हुए हैं। क्या हमें घर पे भी रोक दोगे कि किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा है तो क्या हम उसको मुहैया ना कराएं? आप ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, आप माफियागिरी कर रहे हैं। 95,000 में आपको ऑक्सीजन सिलेंडर मिल रहा है। आप मुझे एक प्रश्न का जवाब दो कि हम जनप्रतिनिधि हैं, हम हारे, 3 लाख 4 लाख 5 लाख वोट आपको तब भी पड़ती है, क्या आप अपने लोगों को छोड़ देंगे? लोग आपसे उम्मीद करते हैं और आप जनप्रतिनिधि हैं, क्या आप लोगों की हेल्प नहीं करेंगे? और हेल्प करने के लिए लॉकडाउन का उल्लंघन तो हम और आप जैसे लोग भी करते हैं कि आपका मास्क नाक के ऊपर नहीं है, आप 500 रुपए दीजिए। अरे लॉकडाउन के उल्लंघन में अगर आप पकड़े होते तो ऑन द स्पॉट पकड़ते ना, आप तो घर से उठा के लेके गए। और जहां तक हॉस्पिटल में खाना बांटने की बात है तो आप क्यों नहीं परमिशन दे रहे हैं? उन्होंने परमिशन मांगी, सारे एनजीओ को आप परमिशन दे रहे हैं, सारे लोगों को आप परमिशन दे रहे हैं, आप परमिशन क्यों नहीं दे रहे हैं? आप राजनीति कर रहे हैं, आप उसको हेल्प क्यों नहीं करने दे रहे? क्या कभी भी हेल्प करते हुए वो राजनीति कर रहे थे क्या? आपको बार बार आगाह कर रहे थे। आप बोलते ना पप्पू जी को फोन करके कि पप्पू जी जहां पे भी ब्लैकमेलिंग हो रही है आप मुझे फोन कीजिए, मैं बोलूंगा, अगर मैं नहीं करूंगा तब आप मीडिया के सामने बोलना। आप एक बार बोल के देखते, आप एक बार कहते तो कि पप्पू जी मिलके काम करते हैं। मानक जी ये महामारी है, और कोई भी व्यक्ति इस वक्त अपने सर पे कफन बांध के, किसी को शौक नहीं है मरने का। और ये कोई आर्टिफिशियल कोरोना नहीं है, ये कोई आर्टिफिशियल महामारी नहीं है। कहते हैं कि पॉलिटिशियन ड्रामा कर सकते हैं, अगर ऐसा ड्रामा हर पॉलिटिशियन करने लगे तो मैं उसको सैल्यूट करूंगी। अगर ऐसे जनप्रतिनिधि बाहर निकलने लगे तो जो हालात बिहार के हैं, आप आके सिर्फ देख लीजिए, आप 1 मिनट खड़े हो जाएंगे और आपको अपनी मौत नहीं नजर आएगी ना, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगी। लेकिन आपको इस बात पर अजीब नहीं लगा कि आरजेडी ने भी उनका साथ नहीं दिया, जबकि एक समय आरजेडी और पप्पू यादव के तो इतने अच्छे रिश्ते थे, लालू जी के और पप्पू यादव के, साथ ही नहीं दिया इस बार तेजस्वी ने, आरजेडी के किसी नेता ने? देखिए ये उनकी सोच है, उनका अपनी पार्टी की सोच है, मैं किसी भी राजनीति में नहीं जाऊंगी। मैं सैल्यूट करूंगी कि बहुत सारे आरजेडी के भी विधायकों ने, सांसदों ने, बहुत सारे बीजेपी और जदयू के एमएलएज ने, मिनिस्टर ने मानवता के लिए, इंसानियत के लिए आगे आए और उन्होंने अगेंस्ट किया कि जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। मैं उन सब का धन्यवाद करती हूँ। देखिए ऐसी विपदा में पता चलता है कि कौन कितनी चरम सीमा तक राजनीति करता है और कौन कितनी चरम सीमा तक इंसानियत को जिंदा रखता है। मानक जी अगर इंसानियत जिंदा नहीं रहेगी राजनीति तो चलेगी, लेकिन इस वक्त में अगर इंसानियत जिंदा नहीं है तो मैं कहूंगी नालत है हम लोगों को राजनीति करने का। लेकिन अब आप कह रही हैं, देखिए कि उनको ड्राइवर नहीं मिल रहे थे, ये तो बहुत अजीब सा आरोप है। पप्पू यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में ड्राइवर लेके बैठ गए, अभी तो आप खुद भी कह रही हैं और मैं आपसे सहमत हूं कि इस समय तो घर से बाहर निकलते हुए लोगों को डर लगता है। कौन, बताइए, कोविड मरीजों के लिए एम्बुलेंस चलाने के लिए कौन आसानी से तैयार होगा? तो उनकी इस बात में दम तो लगता है कि ड्राइवर नहीं मिल रहे होंगे, बहुत मुश्किल है ड्राइवर। क्या मानक जी इस वक्त आप भी पॉलिटिक्स मत करें। माना कि आपका चैनल है और आप लोग को डर है, पप्पू जी ने 40 ड्राइवर खड़े किए थे। अगर धिक्कारने वाले लोग हैं ना, जो चुपचाप अपनी जान बचा के घर बैठने वाले लोग हैं, तो बहुत सारे ऐसी नर्सेज हैं, कंपाउंडर हैं, डॉक्टर हैं, आपके रोड को साफ करने वाले, झाड़ू मारने वाले लोग हैं जो कंटिन्यू काम कर रहे हैं। आप काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, स्टूडियो में बैठे जो एंकर काम कर रहे हैं, जो एएनआई वाले, जो मीडिया वाले अभी भी हमारे घर आकर और सड़क पे खड़े होकर जो माइक पे आपका बाइट ले रहे हैं, अगर वो भी अगर ये सोचेंगे ना तो वैसे ही बहुत सारे ड्राइवर भी हैं। मैं तो नीतीश बाबू को और रूडी साहब को कहती हूँ कि ठीक है, मुझे ही पीपी किट बना दीजिए, मुझे ड्राइविंग आती है। बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जो इस महामारी में भी लोगों के लिए बिना कालाबाजारी के सेवा करने के लिए तैयार बैठे हैं।
अब आपने जो ट्विटर पर लिखा है, आपने ट्विटर पर ये लिखा है कि अभी तक तो पप्पू यादव कोरोना नेगेटिव है, अगर वो पॉजिटिव हो गए तो उसकी साजिश का ठीकरा जो है, उसकी साजिश की जिम्मेदारी वो सारी सरकार की होगी। देखिए, ये ठीकरा नहीं है, ये साजिश है। और मैं फिर आपके माध्यम से बोलूंगी, सरेआम उनको बीमार करने की, पॉजिटिव होने की साजिश हो रही है। 3 दिन से आप उनको पटना से मधेपुरा, मधेपुरा से वीरपुर, वीरपुर से जिस अस्पताल में दरभंगा में उनको रखा गया है, रात के 11 बजे मैं डीएम से परमिशन लेके वहां पहुंची हूँ। आप आधा घंटा वहां बिता लेते, मैं 1.5 घंटा बिता के आई हूँ, पूरे मोटे मोटे मच्छरों में। पीछे खिड़की जहाँ खुलती है वहां नाला है, और जो शौचालय का गटर है वो सामने में है, उसका आधा ढक्कन खुला हुआ है। और आज जब इनके जाने से पहले पूरे हॉस्पिटल के चारों तरफ घुटने भर पानी था, और इस साइड सारे आईसीयू के नाम पर सारे पेशेंट हैं। अगर आप दरवाजा बंद कर देंगे तो आप सांस नहीं ले सकते हैं। और पप्पू जी पेशेंट हैं, उनको कहा गया कि उनको हायर मेडिकल फैसिलिटी चाहिए क्योंकि उनको इन्फेक्शन हो सकता है। 1.5 महीने पहले उनका ऑपरेशन हुआ है, और 6 आदमी घुसकर वहां पे लाइट लगाने का, खरोचने का ये काम कर रहे हैं। और किसी ने भी किसी भी तरह का, किसी का मास्क ऐसे है, किसी का ऐसे है, कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है किसी को नहीं पता है। तो आप क्या कहेंगे? ये एक एज अ पत्नी भी मैंने नीतीश बाबू को कहा है, और एक राजनीतिक व्यक्ति के सेवा करने से अगर किसी का कद बड़ा है, आप जिस छिछोरी और इगोइस्ट राजनीति के चलते उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं, मैं फिर बोलूंगी, जो कंडीशन आपने पैदा की है और जिस हालात में आप पप्पू जी को वहां पर रखे हुए हैं, निश्चित तौर से कल भी मेरी डॉक्टर दीप गोयल से बात हुई जिन्होंने ऑपरेट किया, वो आश्चर्य कर रहे थे कि इस तरह से कैसे कर सकते हैं। उनकी हिस्ट्री है, उनको इन्फेक्शन हो सकता है, रिसेंट उनका ऑपरेशन हुआ है, तो आप क्या बोलेंगे? मैं आज भी बोलूंगी कि नीतीश बाबू, जिस तरह के हालात आपने पैदा किए हैं, ये मानवता को नहीं दर्शाता है, इंसानियत को नहीं दर्शाता है। मानक जी, आप उस अस्पताल में जाएंगे ना, तो आप अपने पालतू कुत्ते को भी उस रूम में नहीं रहने दीजिएगा। और मुझे रियल में कह रही हूँ, दुख हो रहा है कि आज मेरे पति गए हैं, हम लोग हमेशा अपने अस्पताल का निरीक्षण करते रहे हैं, मुंह ढक के जाते थे क्योंकि पेशेंट के साथ पॉटी और सुसु भी पड़ा होता है। ये मानवता के खिलाफ है, ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। मैंने रंजीत जी जो व्यक्ति इसके लिए लड़ता रहा, मैंने आपको हमेशा एक तेज तर्रार मजबूत औरत के तौर पर देखा है, बहुत तेज तर्रार नेता के तौर पर देखा है, लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि आप भावुक हो रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? मानक जी, आपके घर में बच्चे हैं, आपकी पत्नी है जी, मरते हुए देखिएगा उनको, और जबरदस्ती मरते हुए देखिएगा। मैं किसी को 100 आदमी को बचाते हुए मर जाऊं, मुझे गम नहीं है, लेकिन अगर मारने की कोशिश करेंगे उनका हर्ष बहुत बुरा होगा। ये आंसू डर, कायरता और उसके नहीं है, इस घिनौनी राजनीति के हैं। आप राजनीति करिए, हराने का प्रयास कीजिए, जातीयता कीजिए, लेकिन इस महामारी में एक आदमी खुद जोखिम में डालकर लोगों की मदद कर रहा है, और आपकी मेडिसिन की माफियागिरी, काला बाजारी और उनकी से मिली भगत की दुकानें जो बंद हो रही थी, उसके कारण अगर आप किसी का मुंह बंद कराने के लिए उसको डरा रहे, धमका रहे हैं कि भैया अगर आगे से इस तरह किसी की मदद की तो तुमको भी मैं वही धकेलूंगा जहां जानवर की तरह आपने बिहार वासियों को रखा हुआ है। मुझे तो बिहार वासियों पे भी नालत आती है कि लगता है इनको ऐसे मरने की, ऐसे शोषित होने की, जहां पे कुत्ता भी नहीं रहेगा वहीं पे आप लैट्रिन करते हैं, वहीं पे आपको अस्पताल में रख दिया जाता है। आपको आदत पड़ गई है, और वह वैसे लोगों को आप वोट देते हैं, वैसे लोगों को आप प्रतिनिधि बनाते हैं। मुझे शर्म आ रही है कि क्या कितने शोषित हो चुके हैं बिहार के लोग कि देख रहे हैं हम मर रहे हैं। आपका एक अस्पताल ऐसा नहीं है, सरकारी अस्पताल हो, अगर प्राइवेट में जाइएगा तो लूटेंगे, सरकारी में जाइएगा तो लूट के साथ आप ऐसे ही मर जाएंगे बिना इलाज किए हुए। और पूरा बिहार सिर्फ चुपचाप देखता है, उन्हीं अस्पतालों में जाता है। मुझे रियल में शर्म आती है कि कैसे लोग हैं, मुर्दा लोग हैं,
क्या इन मुर्दा लोगों के लिए मुझे लड़ना चाहिए? जब लोग पप्पू यादव को रॉबिनहुड कहते हैं, आपको अच्छा लगता है या आपको बुरा लगता है? देखिए, मैं बहुत सारी बातों पे इग्नोर करती हूँ। मेरे शादी को 29 साल हो गए और बहुत कुछ देखा हम लोगों ने। राजनीति बहुत अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि लोग राज की राजनीति करते हैं। और पप्पू जी और मुझसे लगता है एक ही गुनाह हुआ है कि हम लोगों ने इसको एज अ सोशल लिया, सही कॉज के लिए लिया कि भाई राजनीति में हम राजनीति से वोट लेते हैं, लेकिन हमारा काम लोगों को बेस्ट फैसिलिटी देने का है, बेस्ट हेल्थ सेक्टर देने का है, बेस्ट सुविधा देने का है। लेकिन उसमें आप लोगों को कीड़े मकोड़े समझ रहे हैं और खुद को उनको मारने वाली दवा समझ रहे हैं, तो रियल में मैं कह रही हूं कि ये बहुत घिनौना काम है जिसके लिए शर्म आती है। नहीं, मैंने ये सवाल इसलिए किया ना क्योंकि बीजेपी और जो पप्पू यादव के विरोधी हैं वो ये कहते हैं कि एक बाहुबली नेता, रॉबिनहुड, इस तरह के शब्दों का जो इस्तेमाल किया जाता है, बोलते हैं इतने सारे उन पर केस चल रहे हैं तो उनकी जगह तो जेल में है। मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात क्योंकि सोशल मीडिया ऐसा लगा कि 2 हिस्सों में बंट गया जब अभी पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई। आप भी एक्टिव है, आपने भी देखा होगा। नहीं, देखिए, ये तो बटा नहीं है। कुछ लोगों ने बौखलाहट में, बटा भी नहीं है कि कुछ 2 लोगों से बुलवाने की कोशिश की है। क्योंकि बहुत जोर का झटका लगा जब वो 9-10 घंटे ट्विटर में ट्रेंड हो रहे थे। और एक्चुअली में लोग अब अंदर से, दिल से पप्पू जी के लिए सिंपैथी है और उनको बहुत खराब लग रहा है कि एक व्यक्ति खड़ा था। तो देखिए मानक जी, होता क्या है, हम नहीं कह रहे हैं कि कोई मसीहा हो जाता है, कोई भगवान है, लेकिन जब जनप्रतिनिधि खड़ा होता है, मैं आपसे भी बोलूंगी कि आप जदयू और बीजेपी वालों से भी बोलिए, आरजेडी वालों से भी बोलिए, जो प्रेजेंट एमपी और विधायक है उनसे भी कहिए कि आप अगर अपनी विधानसभा में खड़े हो जाएंगे ना, सांसद अपनी जिले में खड़े हो जाएगा ना, 40 जिले हैं, तो आपका सदर अस्पताल सफाई कर लेगा, कम से कम जो मेडिसिन है वो पेशेंट तक पहुंचा देगा। यही काम वो कर रहे थे। अगर इतना करने के लिए आप उनको बाहुबली कह रहे हैं तो सैल्यूट करती हूँ, अब असर नहीं होता। आप रॉबिनहुड कहिए, सैल्यूट करती हूँ। कोई केस नहीं है उन पे, 32 साल पुराना केस है। जिसका किडनैपिंग कर रहे थे ना आप, 1.5 महीने पहले उसकी शादी में पप्पू जी गए थे और वो कह रहा है भैया कंफ्यूजन हुआ था, मैं उनकी गाड़ी में था, उसके बाद उतर के कहीं और चला गया था। वो सब बाहर हैं और सब 32 साल पहले क्यूटल हो चुके हैं। इनकी फाइल ही किसी को नहीं पता थी। और अब नीतीश बाबू से पूछिए ना, 91 में उनपे शायद हत्या का केस हुआ था और 2011 में उन्होंने रफा दफा कराया था। मुझे ये बोलने में जरा भी अच्छा नहीं लगता है, मैं इस तरह से किसी पे लांछन भी नहीं लगाती हूँ, लेकिन आप किसी, अपना घर शीशे का है, रूडी साहब, आप उनसे पूछिए ना, आप सिर्फ एक बात पूछिएगा उनको कि आपके घर बहुत स्टाफ है, मैंने सुना है, उनकी तनख्वाह कहां से जाती है? आपको स्किल इंडिया मिनिस्ट्री से हटाया क्यों गया था? प्लीज रूडी साहब, हम लोग इतनी गंदी राजनीति करते नहीं है। एक्चुअली में रूडी साहब की जमीनी हकीकत में राजनीतिक जमीन नहीं है, वो लॉबी खेलते हैं, उनकी लॉबी बहुत मजबूत है। और आज उसी के कारण अगर आप एक जमीन से जुड़े नेता को रॉबिनहुड और ये कह के एक प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो रूडी जी ये महामारी है, ये चुनाव नहीं है कि आपने कुछ बोला, पप्पू जी ने कुछ बोला और लोग बदल जाएंगे। आइए ना सड़क पे, पप्पू जी को जेल भेजा ना तो ठीक है, हम अपना कानूनी कार्रवाई करेंगे, तब तक थोड़ा सा आप संभाल लीजिए ना। मैं कहती हूं आप एनडीए गवर्नमेंट से पूछिए, नीतीश बाबू से पूछिए, इनके सांसदों से पूछिए, कितने हॉस्पिटल का चक्कर लगाए हैं। जो इनका फर्ज है कि आप ट्रिपल मास्क लगाइए और जाइए कि आपने जो रेमडेसिविर दिया है, आपने जो ऑक्सीजन सिलेंडर दिए हैं, आप जो कह रहे हैं कि इतनी सफाई है, जाइए ना रूडी साहब, दिल्ली से बाय रोड चले जाइए, फ्लाइट में डर लगता है तो, लेकिन अपने भी तो क्षेत्र जाके अस्पताल को देखिए। वो मुझे कह रहे थे पप्पू जी और रंजीता जी को कहिए, उनके पीए ने बहुत गालियां दी हैं हमें, मैंने सुना भी नहीं कि मत सुनाओ भाई, मेरे को नफरत आ जाएगी, मुझे सुनने की जरूरत नहीं है। रूडी साहब, मैं सुपौल में ही बैठी हुई हूँ, मैं तो फोन से सारी खबर ले रही थी और सबको संभाल रही थी। डाटा पूछिएगा तो मेरे क्षेत्र में हारे हुए एमपी हूँ,
कितने ऑक्सीजन सिलेंडर है, क्या बैकअप है, कहाँ पे क्वारंटीन है, सब बता दूंगी। लेकिन थोड़ा सी संवेदना जदयू के एमपी जो मेरे क्षेत्र में है, उनके लिए पोस्टर लग रहे हैं लापता के। तो भाई मैं एक ही बात कह रही हूँ, आप हमारी फिक्र छोड़ दीजिए। आप जब तक पप्पू जी नहीं है, हम लोग नहीं है, जाके कम से कम पटना के अस्पतालों की खबर तो लीजिए। आपको तो परमिशन भी नहीं लेनी है, आपका तो राइट बनता है ना। आप रिप्रेजेंटेटिव हैं, रिप्रेजेंटेटिव उसका मतलब होता है कि हम वोट देके अपना राइट मांग रहे हैं, और उस हक में आता है हमें सही स्वास्थ्य सुविधाएं हैं मिलनी चाहिए। और जाके देखिए, आपने उनको कीड़े मकोड़ों से बदतर समझ के रखा हुआ। ओके रंजीत जी, आपकी जो बोलने की कला है ना, वो बिल्कुल वैसी की वैसी है अभी भी। जब आप टीवी डिबेट्स में आती थी, विरोधियों के छक्के छुड़ाती थी, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि पता नहीं आप टीवी डिबेट्स में आजकल क्यों नहीं आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी से मैं अपील करूंगा, बल्कि बात भी करूंगा कि आपको दोबारा लाया जाए। आपका जहां इस्तेमाल जमीन पर हो रहा है वहां भी, और बीच बीच में समय निकालिए टीवी डिबेट्स में आने के लिए। थैंक यू मानव जी, आप बहुत बुलाएंगे तो जरूर आऊंगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। बी सेफ। थैंक यू। थैंक्स। आप भी।